नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी जने? मेरे ख्याल से सभी जने स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी आईए एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आईए 2008 का जो पेपर एनालिसिस हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, और आज हम करने जा रहे हैं आईए 2011 का पेपर एनालिसिस कि जो पेपर पैटर्न है या जो किस प्रकार के क्वेश्चंस 2008 के अंदर आए थे और अब 2011 के अंदर आए। इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, 2013 के अंदर किस तरीके के आए हैं और आपके 2018 के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई जो आपके जो एग्जामिनर है, जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम ले रही है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। क्या हमारी जो तैयारी है सूचना सहायक की सही दिशा के अंदर जा रही है या नहीं। तो आइए फटाफट यहाँ देखिए मैंने पूरा पेपर से सोल्व कर दिया था एक बार तो, और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रहे और लाइट चली गई तो पूरा वीडियो ख़त्म हो गया। इसलिए जो ये लिखा हुआ मैं आपको समझा दूंगा और हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखिए, आइए 2011 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके, फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इंटरफेस आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का क्या मतलब है? ऐसे जहाँ पे आपको ओएस को एक्सेस करने के लिए कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करेगा? कमांड का। जैसे भी हम सीएमडी का यूज़ करते हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं। तो पहले ऐसे कंप्यूटर्स होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जिनको आपको एक्सेस करने के लिए कमांड्स लिखना पड़ता था। जैसे एम एस डोस है, लाइनेक्स है, इनको आपको एक्सेस करने के लिए कमांड्स ही लिखने पड़ते थे। अब चूँकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब आ गए हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर आपको कुछ भी करने के लिए कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा ये आपके स्क्रीन है, उसके ऊपर आइकन दिए हुए, उस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे विंडोज़ के अंदर आपको माई कंप्यूटर खोलना है तो माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। कोई वीडियो चलाना है, कोई मूवी चलानी है तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और वो चल जाएगी। ओके, तो ये दो तरह के हमारे पास इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैग्नेटिक डिवाइसेस। इनमें से मैग्नेटिक डिवाइसेस कौन सी है? तो मैग्नेटिक डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, टेप्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे आपके जो स्टोरेज होता है ना, जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो दो फॉर्म के अंदर करते हो। किस किस के अंदर? एक होता है आप मैग्नेटिक फॉर्म, ओके, एक जो डेटा होता है आप मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो और दूसरा डेटा आप लाइट फॉर्म के अंदर स्टोर करते हो। अब मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर कौन सा स्टोर करते हो? आप टेप के अंदर करते हो, हार्ड डिस्क के अंदर करते हो। इनके अंदर जो भी डेटा रहता है आपके मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर रहता है। जबकि लाइट के अंदर जो आपका डेटा रहता है वो आपके लाइट फॉर्म के अंदर जो डेटा रहता है आप सीडी के अंदर स्टोर करते हो, डीवीडी के अंदर स्टोर करते हो और ब्लूरे डिस्क के अंदर स्टोर करते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर निकल के आ गया होगा। हार्ड डिस्क और टेप दोनों ही है क्या, मैग्नेटिक डिवाइसेस है आपकी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके का है तो हम इसे एस्केप कर देते हैं। हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कस करते हैं। यहाँ आ जाइए, 27 के अंदर 3G। 3G इज अ जनरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल फोन्स, अ जनरेशन ऑफ स्टैंड फॉर लैंडलाइन फोन्स, नेम ऑफ अ स्कीम, नन ऑफ द अबव। तो 3G कहाँ यूज़ करते हैं? मोबाइल्स के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बैक देन 2011 के अंदर 3G पॉपुलर था, इसलिए 3G का क्वेश्चन आया। आज के समय में हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आया 2G, फिर इसके बाद आया 3G, फिर इसके बाद अभी जो चल रहा है 4G, और अब जो आ गया है मार्केट के अंदर वो 5G। तो हो सकता है अब जो आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होगा उसके अंदर 5G के बारे में पूछ ले। और ये ध्यान रखना, इसके अलावा एक कदम जाके 6G की टेस्टिंग आपके कहाँ हो रही है, कौन से वर्ल्ड के अंदर, कौन सी कंट्री के अंदर आपके 6G चालू हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, करंट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने CT लिख रखा है ना, इसका मतलब करंट टेक्नोलॉजी है। और लेफ्ट साइड के अंदर मैंने CNOS लिख रखा है, इसका मतलब आपके सब्जेक्ट से जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, लेटेस्ट प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल। तो कोर 2 डियो, ड्यूल कोर, i5 और पेंटियम। तो इन चारों के अंदर से आपका लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? i5 सबसे लेटेस्ट है। अगर ये i7 दिया होता तो i7 है, i9 दिया होता i9 है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएस, अन इंटर्ड पावर सप्लाई,
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म पावर सोर्स, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो देखिए यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये आप याद कर लीजिए। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सर यूपीएस क्या होता है, यूपीएस जो होता है जैसे आपका कंप्यूटर चलता है तो जब भी लाइट चली जाती है, जैसे मेरे चल गई मेरा पूरा वीडियो चला गया, क्योंकि इसके अंदर यूपीएस है नहीं, अभी तक मैंने लगाया नहीं है ना। तो यूपीएस होता तो क्या रहता, मेरा 15 मिनट का वो बैकअप टाइम देता है लाइट जाने के बाद, कि भाई 15 मिनट आपके पास, आप फटाफट से आपका डेटा सेव कर दीजिए और आपका जो कंप्यूटर उसको शट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत रोल है यूपीएस का। नेक्स्ट देखिए, रैम इन प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स इज अवेलेबल इन साइज। आज के समय में रैम की साइज़ क्या है जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होती। तो अब ये क्वेश्चन पेपर कब का है, 2011 का। तो उस समय के हिसाब से आंसर क्या है इसका, जीबी है। क्या आंसर है, जीबी। पर अगर यही क्वेश्चन अभी आपका वापस 2023 के अंदर आ जाता है तो इसका आंसर चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका आंसर टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए करंट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करो तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अभी क्या चल रहा है। तो 2011 के कंपेयर में तो ए आंसर है, और अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो हमारा आंसर क्या है इसका, टीबी, क्योंकि टीबी के अंदर भी रैम आपके आने लग गई है। इन सी प्लस प्लस, चलिए ये बच गया 31। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस इज मेकिंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क्स विथ ऑब्जेक्ट्स, गिविंग न्यू मीनिंग टू द एग्जिस्टिंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर, मेकिंग न्यू सी प्लस प्लस ऑपरेटर। देखिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब समझना होगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए। ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, स्टार, डिवाइड, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 + 3, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है आपका, प्लस आपका ऑपरेटर है। तो 2 + 3 क्या होगा, 5। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर को ऐड करने के लिए हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं। इसी प्लस को मैं a + b अल्फ़ाबेट के साथ यूज़ करूँगा तो क्या ये होगा, वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, C++ के अंदर इस प्लस को क्या करेंगे, ओवरलोड कर देंगे। इसको भाई हम बोलेंगे प्लस। अगर इंटीजर आए तो तू ऐड करना, और अगर आसपास तेरे दोनों साइड क्या है, कैरेक्टर्स आए तो तू क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिक पहचान लेगा, दोनों साइड अगर इंटीजर है तो प्लस करेगा, और कैरेक्टर आए तो क्या करेगा, ये कॉन्केटिनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए a + b इसने क्या बना दिया, ab बना दिया। इसका मतलब प्लस को हमने एक एक्स्ट्रा चार्ज और दे दिया। पहले ये इंटीजर को ही ऐड कर रहा था, अब कैरेक्टर को भी ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। तो इस ऑपरेटर को हमने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। और ये कंसेप्ट किसके अंदर, आपके C++ के अंदर। तो इसके अंदर कोई नया ऑपरेटर नहीं बनता, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर ओवरलोडिंग के अंदर मेकिंग C++ ऑपरेटर्स वर्क विथ ऑब्जेक्ट सही है, गिविंग न्यू मीनिंग टू द एग्जिस्टिंग C++ ऑपरेटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बोथ A and B, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश करिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, क्या ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे किस तरह क्वेश्चन आने की चांसेस है, ये तभी आप आइडिया लगा पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। इन C++ अ डिस्ट्रक्टर टेक्स्ट, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है और 0 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो देखिए जैसे क्लास ए, ये कोई ए क्लास है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और कंस्ट्रक्टर अगर आपको डिफाइन करना था आपके लिखोगे ए और इस तरीके से ब्रैकेट, और ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये आपकी डेफिनेशन दे सकते हो, और ये बंद हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। और यही अगर आपको डिस्ट्रक्टर करना है तो आप क्या करोगे, नेगेशन सिंबल के साथ, किसके साथ, नेगेशन सिंबल के साथ इसका यूज़ करोगे। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, -a और ये, तो यहाँ पे दो चीज़ हो गई, ये है आपका कंस्ट्रक्टर और ये है आपका डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये है आपका कंस्ट्रक्टर और ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन C++ अ फंक्शन कंटेंट विद इन अ क्लास, अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, अ मेंबर फंक्शन, एन ऑपरेटर, अ क्लास फंक्शन और अ मेथड। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है, क्लास XYZ, इंट X, इंट Y, पब्लिक वॉइड फंक्शन और ब्रैकेट बंद।
तो ध्यान रखना, अगर जो वेरिएबल होंगे जिनको हम डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर। क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर। और जो फंक्शन होंगे उनको क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। हमें यहाँ किसके बारे में पूछा गया है, फंक्शन के बारे में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मेंबर फंक्शन। क्या कहलाएगा, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट देखिए 34, फील्ड्स इन अ क्लास ऑफ C++ प्रोग्राम आर बाय डिफ़ॉल्ट। C++ प्रोग्राम के अंदर जो फील्ड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, या नन ऑफ द अबोव होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे C++ और जावा, सी के अंदर जो स्ट्रक्ट होते हैं ना, स्ट्रक्ट है ना, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, स्ट्रक्ट, यूनियन, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं आपके, पब्लिक। ध्यान रखना क्या होते हैं, पब्लिक। वहीं C++ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं। और जावा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन तीनों को इसी तरीके से याद रखना है। जावा पूछे तो पब्लिक, C++ पूछे तो प्राइवेट, और सी पूछे तो आपके पब्लिक। पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पब्लिक, C++ जावा, ये याद रख लीजिए। कई बार एग्जाम के अंदर जावा से भी पूछा जाता है, अभी C++ से पूछा है, कई बार स्ट्रक्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, प्राइवेट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इसको पढ़ने से आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो होगा नहीं, ये बात तो श्योर है। जितनी चीज़ें पढ़ोगे, जितनी बार बार पढ़ोगे, आपका फ़ायदा ही होगा। इन C language, array stores data of the same type. Array can be a part of a structure. Array of a structure is allowed. Structure stores data of same time. यहाँ आप देखिए, ये बोल रहा है आपको क्या बताना है इसके अंदर, सही कौन सा है। तो देखिए, एक डी के अंदर देखिए, स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा ऑफ द सेम टाइम। ध्यान रखना, एरे को हमने बनाया इसलिए है ताकि उसके अंदर हम सॉरी, एरे नहीं, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्ट की बात कर रहा है ये, हम डिफाइन करते हैं ना स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट से। तो इसको इम्प्लीमेंट इसीलिए किया गया है ताकि हम अलग अलग टाइप के इसके अंदर डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। इंट है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर भी, ओके, और अलग अलग टाइप के हो गया ना, इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं हम, है ना, सी। तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइप अलग हो गया, इसका टाइप इंट हो गया, इसका कैरेक्टर हो गया, और इसका फ्लोट हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा ऑफ द सेम टाइम, ये गलत है। सेम टाइप के डेटा आपका एरे स्टोर करता है। कौन करता है, एरे स्टोर करता है। तो एरे स्टोर्स डेटा ऑफ द सेम टाइप बिल्कुल ट्रू है। एरे कैन बी ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यस, इसके अंदर आप एरे भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो आप ARR, और यहाँ पे से डिफाइन कर सकते हो 10, और यहाँ लिख लीजिए इंट। एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज अलाउड, स्ट्रक्चर का आप एरे भी बना सकते हो, यस बना सकते हो। डी वाला गलत है, तो आपके आंसर क्या हो गया, A, B, C आर करेक्ट। तीनों के तीनों आपके क्या बिल्कुल सही है। देखिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएंगे। देखिए, VB है नहीं तो हम एस्केप कर लेते हैं। फिर से जावा देखिए, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ देखिए, जावा का जो सोर्स कोड होता है उसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, और जब कंपाइल करते हैं तो वहाँ से क्या जनरेट होता है, हमारा बाइट कोड। इसको मैजिक कोड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मैजिक कोड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इस कोड को, इस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन के ऊपर ले जाओ, किसी भी OS के ऊपर ले जाओ, और उसको आप एग्जीक्यूट करो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन हो जाएगा। आप चाहे OS के ऊपर एग्जीक्यूट करो, विंडो के ऊपर एग्जीक्यूट करो, लाइनेक्स के ऊपर एग्जीक्यूट करो, आप एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो उन सभी के ऊपर क्या हो जाएगा, आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आगे एक टर्म और आएगी, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट या डिवाइस इंडिपेंडेंट, उसके बारे में हम आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, इट क्रिएट सोर्स फाइल। तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट क्रिएट सोर्स फाइल। भाई, सोर्स फाइल क्रिएट नहीं करता है, सोर्स फाइल को तो हमें कंपाइल करनी पड़ती है। इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड ऑन कंपाइलेशन, यस, ये क्या करता है, कंपाइल के बाद बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड को क्या करता है, क्रिएट करता है। इट हैज़ डिफरेंट वर्जन ऑफ कंपाइलर्स फॉर डिफरेंट हार्डवेयर, नहीं, डिफरेंट वर्जन ऑफ कंपाइलर से मतलब नहीं है, आप कहीं पे भी इसको एग्जीक्यूट करो और दूसरी किसी भी मशीन के ऊपर चलाओ तो ये आपका रन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
इट यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट हार्डवेयर, नहीं, क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज अवेलेबल इन जावा, जावा के अंदर इनमें से कौन सा फीचर आपके पास अवेलेबल है, एप्लेट्स, स्विंग्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये एप्लेट और स्विंग दोनों ही हम जावा के अंदर यूज़ करें, अगर आपने जावा पढ़ रखी तो आपको पता होगा एप्लेट, स्विंग, जेएसपी, सर्वलेट, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, जावा के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे वेब प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, किसके, वेब प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जावा डिफर्स फ्रॉम सी प्लस प्लस। अब जावा और सी प्लस प्लस के अंदर क्या डिफरेंस है, जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो सपोर्ट करता है। जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स, यस, जावा आपके पॉइंटर का यूज़ नहीं करता। जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है ना, ए बी सी आर करेक्ट, ये भी फॉल्स है। तो डिफर कैसे है, ध्यान रखना, जावा को बनाया क्यों गया, देखिए सी के बाद सी प्लस प्लस आई, ठीक है, सी प्रोसीजरल ड्रिवन प्रोग्राम है, उसको ओवरकम करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, पर वो प्योर नहीं है, इसलिए फिर क्या आई, जावा आई। जावा क्या आपके प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमारे सी और सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स को करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीज़ को जावा के अंदर हटा दिया गया है। जावा को देखिए सिंपल किया गया है, क्या किया गया है, सिंपल किया गया है। तो जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी उन सबको हटा दिया गया है, इसलिए जावा के अंदर पॉइंटर्स यूज़ नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 42, ब्लू रे डिस्क इज, तो अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर, ऑप्टिक का अगर लाइट फॉर्म के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है तो उसे किसके अंदर होता है, आपके डिस्क के अंदर, और डिस्क सारी कौन सी होती है, ऑप्टिकल, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई। तो ब्लू रे डिस्क आपकी किस तरीके की है, एन आईसी डिवाइस, नहीं, एन ऑप्टिकल डिवाइस, यस, क्या है ये, ऑप्टिकल डिवाइस है, बोथ ऑफ देम नहीं, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हाउ आर HTML फॉर्म्स एंड एक्स फॉर्म्स आर रिलेटेड, तो देखिए HTML फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए एक नया एडवांस फॉर्म आया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स फॉर्म बोलते हैं। ये ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू HTML फॉर्म, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा डायनामिक प्रोवाइड करते हैं, डायनामिज्म प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू HTML फॉर्म। तो जब ये HTML पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं एक्स फॉर्म क्या है। और मेरे ख्याल से अगर आप इंस्टीट्यूट किसी पे भी जा रहे हो तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी आपको, एक्स फॉर्म क्या होता है। अगर नहीं पढ़ी तो बोलिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सर इन टॉपिक्स को आप जरूर कवर कीजिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पैटर्न को तो आपको देखना ही पड़ेगा, और उनके अंदर जो टॉपिक्स आए ना उनको तो आपको करके ही जाना है। इसके अलावा एड ऑन अगर कोई टॉपिक करवाता है तो आप कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, पर इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। तो हाउ आर HTML फॉर्म्स एंड एक्स फॉर्म्स आर रिलेटेड, एक्स फॉर्म्स आर ओल्ड जनरेशन ऑफ HTML फॉर्म, नहीं, एक्स फॉर्म्स आपके नए जनरेशन के हैं। एक्स फॉर्म्स आर मिडल जनरेशन, नहीं, एक्स फॉर्म्स आर न्यू जनरेशन ऑफ HTML फॉर्म, यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। When did XFORM 1.0 became W3 रिकमेंडेशन, तो ये तो डेट है, आप याद रख लीजिए, सिंस अक्टूबर 2003। विच वन इज करेक्ट, XFORM इज बोथ डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस की मैंने एक बात की थी, अभी मैंने बोला था आगे चल के क्वेश्चन आएगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मैंने आपको समझा दिया है, ओके, जो वाइट कोड बनेगा उसको किसी भी डिवाइस के ऊपर आप चला सकते हो। इसी प्रकार हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होता है, और उसको हम डिवाइस इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे हम हार्डवेयर के जो चिप्स कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उनके भी अलग अलग टाइप रहते हैं उनके भी अलग अलग नंबर रहते हैं, जैसे रैम कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ फिक्स टाइप के हार्डवेयर होते हैं। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर फिक्स सेट ऑफ सीरीज़ होती है हार्डवेयर्स की, उनके ऊपर ही रन करते हैं, उनके ऊपर ही रन करते हैं। पर कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी सीरीज़ के रैम के ऊपर, किसी भी सीरीज़ के रोम के ऊपर, किसी भी सीरीज़ के हार्ड डिस्क के ऊपर वो रन कर जाते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं आपके, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस सॉफ्टवेयर, ओके। तो एक्स फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आपके वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस भी होता है, और आपके क्या होता है, आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए, उम्मीद है आपको सभी को मज़ा आ रहा होगा। देखिए अगर पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यूजिंग विंडोज़ API
You can extend testing abilities and add usability and flexibility to your computer. Flexibility to your test function libraries application both A and B. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके C हो जाएगा। तो देखिए विंडो API का मतलब समझिए, यहाँ पे अगर मैं मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर इसको मैं CMD के थ्रू कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करता हूँ ना तो ये डायरेक्ट एक्सेस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं ना तो कहीं ना कहीं विंडो API बीच के अंदर आती है, और वो API हमें सपोर्ट करती है ग्राफिक्स के थ्रू, और फिर वो API किसे फॉरवर्ड करती है, जो भी हम एक्शन देते हैं वो कहाँ करते हैं, OS को। किसको देती है, OS को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी विंडो API आती है, और इनके ऊपर क्या वर्क करती है, आपकी एप्लीकेशन वर्क करती है। क्या वर्क करती है, एप्लीकेशन। तो GUI जैसे डायरेक्ट आइकन्स है, आपके वीडियो है, म्यूज़िक है, वो सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, तो यही पूछा गया है। यूजिंग विंडो API यू कैन एक्सटेंड टेस्टिंग एबिलिटीज एंड यूजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू योर एप्लीकेशंस। हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस की यूजिबिलिटी और फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब यह बात किसकी हो रही, MDI की हो रही। ऑल विंडोज रिसाइड अंडर अ सिंगल पेरेंट विंडो, विंडोज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे देखिए MDI के अंदर, देखिए MDI सिर्फ कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए MDI के अंदर जैसे ये आपका एक विंडो है और उसके अंदर मल्टीपल टैब अगर ओपन हो रही है, मल्टीपल विंडो पॉपअप हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। यहाँ एक पॉपअप हुआ, उसके बाद फिर हम गए प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट आया प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक किया, एडवांस, इसके बाद एक और नेक्स्ट आया। तो ये क्या हो गया आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसके अंदर क्या होगा, पीछे वाले का डेटा जब नया वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मतलब पूरा दिखेगा नहीं भाई, आधा अधूरा दिखेगा। फिर नया ओपन हुआ तो पीछे वाले का पूरा दिखेगा, आधा अधूरा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है, ध्यान रखना। तो ऑल विंडो रिसाइड अंडर अ सिंगल पेरेंट विंडो, विंडोज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। देखिए इसके ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ MDI के डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट करंटली ओपन विंडोज, कंटेंट ओवरलैपिंग, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसके अंदर जो ओवरलैपिंग भी होती है, मैंने अभी आपको बताया सॉरी, और जो करंटली ओपन विंडो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखी जा सकती, क्योंकि देखिए भाई है तो विंडो छोटी है ना, पॉपअप हो रही है बार बार अलग अलग उसके फीचर्स को लेके, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो कंटेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके क्या है, MDI के आपके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखिए DLL। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, DLL की फुल फॉर्म क्या है, DLL की फॉर्म क्या है आपके, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ये क्या होता है सर। तो देखिए जब भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कई बार एरर आती है कि DLL इज़ मिसिंग। क्यों होता है ऐसा, देखिए मान लिया आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो उस समय आपको एक एरर देखने को मिलेगी, है ना, कि DLL इज़ मिसिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखिए कोई बड़ा जो प्रोग्राम होता है ना, उसके साथ छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और उन सब प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, DL, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं OS की जो लाइब्रेरीज है उनका यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सिस्टम पे देखोगे तो मान लीजिए एक बड़ा वाला प्रोग्राम है ना, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मान लीजिए उसके अंदर 10 जो आपके हैं DLL फाइल्स है, और पर जब आपने प्रोग्राम डाउनलोड किया तो आपके 9 ही DLL फाइल आई। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए DLL फाइल ये रही 1 2, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 है, और 6 जो DLL 5 है आपकी मिसिंग है, और बात की 7 8 9 10 आपकी DLL 5 प्रेजेंट है। तो भाई प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट क्या होगा, लाइन बाय लाइन होगा। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। जैसे ही 6 DLL फाइल के ऊपर आया और वो क्या हो गया, होल्ड हो गया। वो क्या बोल रहा है, XYZ DLL फाइल इज मिसिंग। होता है ना, कई बार होता है। और फिर आप क्या करते हो, गूगल के अंदर जाते हो, उस क्वेरी को लिखते हो, उसकी जो DLL फाइल होती है उसको आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हो, और फिर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, और वो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है।
ठीक है। और जब तक ये 6 वाली DLL फाइल नहीं होगी तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या है, सब फाइल्स होती है जो उसको सपोर्ट करती है। A DLL is a collection of small programs which can be called upon when needed by program in execution। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आपके क्या होती है, स्मॉल प्रोग्राम्स होती है, जैसे मैं बता रहा था। तो ये हो गया इसका आंसर ए। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, दोनों नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है, विंडोज 7 है। तो देखिए सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के होते हैं, मोस्टली जनरली किताबों में मुझे बता रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हैं, ध्यान रखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करते हैं, जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ओएस को सपोर्ट करते हैं। किसको करते हैं, ओएस को सपोर्ट करते थे रन करने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, विंडोज 7 आपका क्या है, आपके एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मेमोरी इन साइज। तो इनमें से लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी है, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, टेराबाइट। लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक फ्रीवेयर होता है, एक शेयरवेयर होता है, एक ओपन सोर्स होता है। तीनों के अंदर डिफरेंस मेरे ख्याल से पता होगा आपको, नहीं पता हो तो सुन लीजिए। सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपनवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है, वो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप उसका कभी भी जाके यूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी ट्रू कॉलर फ्रीली अवेलेबल है, अगर आप लोअर वर्जन आप उसको यूज़ करते हो तो ठीक है ना। VLC मीडिया प्लेयर ये फ्रीली अवेलेबल है, इनका आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शेयरवेयर का मतलब क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के दौरान तो आपको फ्रीली अवेलेबल है, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और उसके बाद अगर आपको फर्दर यूज़ करना है तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आपके काइन मास्टर है, जैसे आपके एंटीवायरस है, ये सारे आपके क्या है, ध्यान रखना, शेयरवेयर है। क्या है आपके सारे ये शेयरवेयर है। तो सर ओपन सोर्स क्या हुआ, ओपन सोर्स के अंदर क्या होता है, ओपन सोर्स सारे फ्रीवेयर होते हैं, प्लस फ्री तो मिलते हैं ओपन सोर्स, प्लस फ्रीवेयर, प्लस क्या होगा, उसका आपको कोड भी एक्सेसिबल होगा, उसका आपको सोर्स कोड भी दिया जाएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आप कुछ बेटर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे एग्जांपल है लाइनेक्स ओएस के अंदर, यूनिक्स ओएस के अंदर, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने जो नया किया है वो आप सबमिट कीजिए कम्युनिटी को, कम्युनिटी इसको रिव्यू करेगी, और अगर लगता है कि हाँ ये और फर्दर यूजर्स के लिए काम आ सकता है तो उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगी। ये मतलब है आपका ओपन सोर्स का। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक और होता है फर्मवेयर, है ना। फर्मवेयर वैसे तो अलग टर्म है, पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब फ्रीवेयर और ये आती है। फर्मवेयर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, रोम के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं, रोम के अंदर, बूट टाइम के अंदर, जहाँ पे आपको बायोस रखा जाता है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। द कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क विद सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर के साथ ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 GB है, वहीं डुअल लेयर के साथ क्या है, इसकी 50 GB है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू डिटेक्ट एंड ऑफ फाइल। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपके सी लाइब्रेरी फंक्शन से पूछे गए हैं, तो आपको अगर सी लाइब्रेरी फंक्शन पता है तो आंसर कर लेंगे। होप है कि अगर इंस्टीट्यूट से आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके सी लाइब्रेरी फंक्शन हो चुके हैं, तो आपको ये आंसर आने चाहिए। तो देखिए एफ ई ऑफ का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। एफ एरर मतलब फाइल को लिखते समय को एरर आ जाए। एफ पुट्स मतलब पुट करना, गेट्स मतलब डेटा को रिट्रीव करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। टू व्यू ऑल पावर पॉइंट स्लाइड टुगेदर वी यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू। सभी को हमें एक साथ देखने तो हम कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये बहुत सारी पावर पॉइंट स्लाइड्स एक साथ आ जाएगी, और ये क्या है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। 57 देखिए यहाँ पे, विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी। इनमें से मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी कौन सी है, CD, DVD, कैश और हार्ड डिस्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कैसे, यहाँ पे मैंने देखिए पिरामिड बना रखा है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड। सबसे नीचे आपके टेप है, फिर डिस्क है, फिर रैम है, कैश है, और आपके क्या है, रजिस्टर है। तो नीचे से ऊपर की ओर इनकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और ऊपर से नीचे की ओर इनकी साइज़ क्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से नीचे की ओर साइज़ बढ़ती जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सबसे महंगी कौन सी है आपकी, सेकंड नंबर पे कैश। इसका आंसर क्या हो गया आपका, कैश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है डायरेक्ट इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर सके। तो OMR फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका OCR। ध्यान रखना OCR आपको इमेज को भी रीड कर सकता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा OCR। OMR क्या करता है, आप जो टेस्ट आंसर दे के आते हो ना उस OMR को रीड करता है। MICR क्या करता है, जो आपके बैंक के जो चेक्स है वहाँ पे जो नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं मैग्नेट के अंदर उसको रीड करने का काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं। तो देखिए जो आपके पास जो कंप्यूटर के पास रहता है ना उसको CPU नहीं कैबिनेट बोलते हैं। उस कैबिनेट के अंदर आपके CPU रहता है जिसके अंदर आपके मदरबोर्ड रहती है, रैम रहती है, CMOS की बैटरी रहती है, SMPS रहता है। ओके, पर अगर हम उसके अंदर CPU की बात करें तो CPU आप मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, ALU और CU। रजिस्टर, ALU और CU, इनमें से भी जो मेन है वो क्या होता है आपके ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ALU और CU। क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। द एडवांटेजेस ऑफ कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ देखिए जो COM है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वो क्या है, कॉम्पैक्ट साइज, स्पीड रीडेबिलिटी, कॉम्पैक्ट साइज, स्पीड रीडेबिलिटी, स्पीड और लोवेस्ट कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B इसका करेक्ट आंसर है। देखिए COM है क्या होता है, COM का काम क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है। क्या करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है। वो क्या होता है, उसके थ्रू अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको फास्ट स्पीड के अंदर कर सकते हो और कम जगह के अंदर आप सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। किसके थ्रू, आप COM के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, इफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज। देखिए अगर कंप्यूटर क्या कर रहा है, दूसरों को रिसोर्सेज यूज करने दे रहा है तो वो भाई क्या हो गया, वो तो दानदाता हो गया ना। और दानदाता क्लाइंट और सर्वर में से कौन है, सर्वर है भाई। सर्वर ही तो चाहता है आप चाहे जितना चाहे मेरा आप यूज़ करो, है ना। मैं चाहे जितना आप शोषण कर लो, मैं सर्वर हूँ, आप चाहे जो मेरे से मांग सकते हो। तो क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी वो किस में मेजर की जाती है, डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर स्क्वायर यूनिट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। कन्वर्ट 1110 बेस टू द बेस 10, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको आप लिख लीजिए 1111001 और इनका वेट रख दीजिए 1 2 4 8 16 32 64। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 121। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताऊँ, देखिए शॉर्टकट क्या है, 1 2 3 4 5 7, कितने हैं यहाँ पे बिट, 7। तो लिख लीजिए 2⁻7 - 1 क्या हो गया, 127। और इनमें से कौन सी बिट ऑफ है, ऑफ कौन सी है, ये दोनों, इनको माइनस कर दो, -6 121 डायरेक्ट आ गया। ओके। व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का बेस क्या है, 2 8 10 और 16। मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 8 क्या हो गया आपके ऑक्टल नंबर का, ये किसका हो गया, हेक्सा का, ये किसका हो गया आपके डेसिमल का, और ये किसका हो गया आपके बाइनरी का। नेक्स्ट देखिए 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से आपकी कौन सी वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी मतलब लाइट अगर चली गई तो जो आपके जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। रोम, रैम, CD और हार्ड डिस्क। तो एक ही नज़र आ रही है कौन सी आपकी, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ देखिए 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10,000 Mbps। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 10⁻³ का मतलब 1 kbps, 10⁻6 का मतलब 1 Mbps और 10⁻9 का मतलब 1 Gbps। ठीक है, अगर हम डेसिमल की फॉर्म में बात करें तो 10 Mbps, 100 Mbps, यहाँ पे 1000 Mbps का मतलब 1 Gbps दिया हुआ है, और यहाँ पे 10,000 Mbps का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 Gbps दिया हुआ है। तो अगर 2011 की बात करें उसके हिसाब से आंसर क्या है आपका, सी करेक्ट आंसर है। पर अगर आज 2023 की बात करोगे
तो 2023 के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो चुका है और आंसर क्या होगा आपका डी करेक्ट आंसर होएगा। इसलिए कह रहा हूँ बार बार करंट टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है कि उस समय जो आंसर था वही टिक करके मत आ जाना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना। आज के समय थोड़ी R&D करना, रिसर्च है ना, रिसर्च करके फिर ही आंसर लगाना। तो यहाँ बता रहा हूँ इसका आंसर 10 Gbps है, क्योंकि अब जो ऑप्टिकल फाइबर आ रही है वो 10 Gbps की स्पीड को भी सपोर्ट करने लग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गटर मार्जिन? Margin that is added to the left margin when printing, margin that is added to right when printing, margin that is added to binding side of the page. Yes, इसका आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? ये भी बिल्कुल सीधा, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कोई आपकी फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन आपको करते जाना है। जितने आप क्वेश्चन करोगे, जितना आप सुनोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो देखिए देखने से ज़्यादा याद रहता है, फिर सुनने से उससे थोड़ा कम याद रहता है, ठीक है, लिखने से थोड़ा कम। ओके, और रिवीजन करते रहोगे तो थोड़ा और ज़्यादा याद रहेगा। तो ये तरीका है ना, जितना जितना आप लिखोगे आपको याद रहता रहेगा। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? तो यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन 2008 के अंदर भी आया हुआ है, जहाँ पे भी आपको डेफिनेशन पूछी गई है। A set of program which control computer working, yes, the way a computer operator works। भाई यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या मतलब है? यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर क्या बोल रहा है? किसी आदमी के लिए बोल रहा है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उससे क्या मतलब है? द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करता है? आपका कंपाइलर करता है। तो यहाँ नहीं। द वे अ फ्लॉपी डिस्क इज डिराइव्ड, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? अब देखिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात कर रहा है, MS-DOS 95, 98, 2000। ऑब्वियसली बात है क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहा है, हमारा आंसर क्या होगा? 2000। 90 MS-DOS 95, विंडो 98, इनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों का रोल प्ले कर सके। नेक्स्ट देखिए 71, in a DBMS you can create a file, delete a file, retrieve a file। yes, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यही तो करते हैं हम, डाटा फाइल बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। जी इसका करेक्ट आंसर है। इन विजुअल फोक्स प्रो वॉट डज द मैसेज कैन नॉट क्वाइट विजुअल फोक्स प्रो? तो देखिए खैर ये विजुअल फोक्स प्रो का क्वेश्चन है, जब ये वैसे ये 2007 के अंदर मोस्टली इसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद से हम, जिसके अंदर क्या होता था, एक ही एप्लीकेशन होता था जिसके ऊपर हम क्लाइंट साइड और उसी के साथ हम डेटाबेस का भी यूज़ करते थे, फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों यूज़ कर पाते थे। इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल स्टूडियो फोक्स प्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी हो जाएगा। सम इवेंट हैंडलिंग लूप स्टिल एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है 73 वाला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ SQL स्टेटमेंट। तो अगर यहाँ देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R4R_employee। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपको टेबल का नाम दे रखा है R4R_employee, ठीक है। तो अब देखिए स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ही होता है ऑल, और ऑल क्या? ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल क्या? रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या होता है? हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे आप स्टार करोगे, टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है सारे आपके क्या हो जाएंगे? फेच हो जाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, नहीं, सिर्फ कॉलम नहीं करता, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, यस, बी इसका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट फर्स्ट 4 एट्रीब्यूट फ्रॉम द टेबल, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको इलिमिनेशन करना भी आना चाहिए कि भाई किसी क्वेश्चन के अंदर आप फंस गए हैं तो इलिमिनेशन मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? पिक्चर, ग्राफिक, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट और नंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। तो ये आपको याद होना चाहिए डेटा टाइप। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का PPT का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोल+होम। तो देखिए कंप्यूटर में भी दो तरह का मैटर है आपके, ठीक है। आपको जैसे जीके के अंदर पढ़ते हैं ना हम, करंट जीके और डेड जीके, उसी तरह का कंप्यूटर के अंदर भी दो तरह का है। एक तो डेड कंप्यूटर का मटेरियल है और एक करंट का है। तो डेड के अंदर जो फिक्स है, फिक्स आपके शॉर्टकट की है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं।
फिक्स आपके सॉफ्टवेयर टाइप्स है वो कभी चेंज नहीं होने वाले, कीबोर्ड्स के जो की है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो उन सबको तो आपको मतलब याद कर लेना है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रिंटर्स है, जब तक नया नहीं आ जाता तब तक अभी है वो, उनको आपको पढ़ना ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सबको चेंज नहीं होने वाले। पर अगर आप बात करोगे ना करंट के अंदर, जैसे आपके रैम है जो भी कौन सी लास्ट साइज तक सपोर्ट कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर कौन सी साइज तक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। ई कॉमर्स के अंदर नया क्या आ गया है, ओके। तो इसमें भी करंट टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी दो तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो कंप्यूटर के भी डेटा को। Which option on the custom animation task pane allow you to apply a present or custom motion path MS PowerPoint? तो add effect, emphasis, animate now, all of the वो, ये फिर से वही हो गया। आंसर क्या हो गया आपके डी। What are the columns in a Microsoft Access table called? तो Microsoft Access table के अंदर कॉलम को क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखिए ये नेम, एज और एक कोर्स लिख रखा है मैंने, और ये आपका एक कॉलम है, इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एरिटी भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारे नाम हैं आपके कॉलम्स के। फिर देखिए तो आंसर क्या हो गया आपका? फील्ड हो गया, ओके। और रोज को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। विच पार्ट ऑफ डाटाबेस होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन? वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? रो करती है या कॉलम करती है? ऑब्वियस सी बात है कॉलम करती है। ये जो कॉलम है यहाँ पे आपने एज लिखा, तो एज क्या है? एक टाइप की इन्फॉर्मेशन ही तो होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप की। कैरेक्टर थोड़ी है, एज पूछा है, ए एज तो हो नहीं सकती, बी एज हो नहीं सकती। क्या होगी? 10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी। पर रो की बात करें तो वहाँ पे उसका नाम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, कोर्स भी आ जाएगा, उसका एड्रेस भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा भी है, कैरेक्टर टाइप का भी डेटा है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? फील्ड। विच पार्ट ऑफ डेटाबेस होल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? ये हो गया इसका बी, है ना, फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिक, जावा, सी, हैश और ट्यूरिंग? ट्यूरिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, what do we call a network whose elements may be separated by some distance? Elements may be separated by some distance. It usually involves two or more small networks and dedicated high speed telephone lines. तो URL तो जो नाम लिखते हैं वो है, लेन देखते हैं, वेन तो पूरे वर्ल्ड के जो नेट को उसको बोल रहे हैं, WW नहीं, प्रोटोकॉल है। तो आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाउ मेनी TCP कनेक्शंस डज FTP यूज़? FTP कितने TCP कनेक्शन यूज़ करता है बताओ? FTP आपके 2 कनेक्शन यूज़ करता है। किस किस पोर्ट के ऊपर चलता है? 21 और 22 के ऊपर। सर 20-21 क्यों याद नहीं कर रहे हो? 21-22 ही याद कर लो, जैसा मैं कह रहा हूँ। रीज़न, 21 से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और 20 से आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 21 और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए 20। वॉट इज़ टूल टिप टेक्स्ट? देखिए टूल टिप टेक्स्ट क्या होता है? जब भी मान लीजिए कोई इमेज है जिसके ऊपर हम होवर करते हैं, कोई कैरेक्टर है उसको होवर करते हैं, माउस को लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऐसे पॉपअप शो हो जाता है यहाँ से यू, और आपको बताता है कि दिस बटन इज़ यूज टू एनलार्ज वर्ड, मतलब वर्ड की साइज़ को बढ़ाने के लिए, या स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिकल स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टूल टिप। क्या बोलते हैं? टूल टिप। उस टूल का टिप बताता है कि भाई क्या काम आता है। तो अ टूल टिप इज अ टिप ऑफ द डे? नहीं। अ टूल टिप टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। अ टूल टिप टेक्स्ट इज सेम एज कैप्शन? नहीं। टूल टिप टेक्स्ट इज शोन व्हेन द माउस इज हेल्ड ओवर एन ऑब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, है ना, जब भी माउस आप उसके ऊपर घुमाओगे तो वो टूल टिप टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर? तो देखिए क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, है ना, और आप फटाफट से कर लीजिए, ये इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। इन C++ 14 मोड 4, इन C++ 14 मोड 4 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मोड का मतलब क्या है? आपके रिमाइंडर निकालना। तो 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। बचा कितना? 2। क्यों? 4 × 3 क्या होते हैं? 12, और हमें चाहिए 14, तो बचा कितना? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। In the integrated development environment, which of the following is used to design the layout of an application? ID के अंदर
एप्लीकेशन के लेआउट कौन यूज़ करता है? तो यहाँ देखिए ये IDE का पार्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे C++ के अंदर हम टर्बो C का यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा के अंदर इंटेलिजे का यूज़ करते हैं, आइडिया का यूज़ करते हैं, ASP.NET के लिए हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है आपके IDE मतलब इन लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का यूज़ करने के बजाय आप एक ही जगह एक ही इंटरफेस के थ्रू आपको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको सॉफ्टवेयर बना भी सकते हो लैंग्वेज के अंदर, आप प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको आप फिर टेस्ट भी कर सकते हो, आप डिबग भी कर सकते हो, लास्ट के अंदर आप एग्जीक्यूट करके उसको सौंप भी सकते हो। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको आप लाइव यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? IDE के थ्रू यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE display the command button and text boxes, shows frequently used shortcut as object is the context menu, display the object libraries and their combination of data and code। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? D करेक्ट आंसर हो जाएगा IDE के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज। अब आपको प्रोक्सी एप्लीकेशन गेटवे की बात की, तो देखिए मोस्टली जनरली तौर पे आपके फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं। एक तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो लेयर 3 के ऊपर चलता है, देखिए यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है, और प्रोक्सी फायरवॉल जो आपके लेयर 5 के ऊपर वर्क करता है। लेयर 3 के अंदर ये होस्ट तक को ब्लॉक कर सकता है, और लेयर 5 के अंदर ये सर्विसेज को भी ब्लॉक कर सकता है, यूज़र को भी ब्लॉक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पे लेयर 3 और लेयर 5 का मतलब आपकी TCP/IP की जो लेयर है ना, मैंने 5 लेयर बताई थी, वहाँ उसका मतलब है। यहाँ पे लेयर 5 मतलब ये एप्लीकेशन लेयर तक वर्क कर रहा है, मतलब जितनी भी लेयर सभी को ये ब्लॉक कर सकता है। कौन? प्रोक्सी फायरवॉल। तो फायरवॉल का मेन काम क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका सिस्टम है और आपको इंटरेक्ट करना है ये आउटसाइड वर्ल्ड से। इसको हम जनरली मोटे तौर पे कोऑपरेट वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोऑपरेट वर्ल्ड, ठीक है। तो बाहरी वर्ल्ड से कोई अनावश्यक यूज़र आपके जो सिस्टम है उसको एक्सेस ना करे, इसलिए हम बीच में क्या लगाते हैं? फायरवॉल लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? फायरवॉल, ताकि बाहर वाले कोई आक्रमण करके आपके सिस्टम के डेटा को चुरा के न ले जाए, इसलिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। देखिए, अलाउज कोऑपरेट यूज़र टू यूज़ इंटरनेट एफिशिएंटली। तो यहाँ पे देखिए कोऑपरेट यूज़र आता है, तो हम कोऑपरेट यूज़र के लिए ये फायरवॉल यूज़ नहीं करते हैं, खुद के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरनेट के अंदर है ना, यहाँ पे और आपके सिस्टम है, तो बाहरी वर्ड से बचाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? आप फायरवॉल का। अलोज इंट्रानेट यूज़र टू सिक्योरली यूज़ इंटरनेट स्पेसिफिकली। इंटरनेट यूज़र को बाहरी वर्ड से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप सिक्योरली उनके साथ कनेक्ट कर सको। तो ये क्या है? बी इसका ट्रू है। अलाउज कोऑपरेट यूज़र टू यूज़ ऑल इंटरनेट सर्विसेज। नहीं, कोऑपरेट यूज़र को हम सारी इंटरनेट सर्विसेज यूज़ ही करने दे देंगे, तो फिर फायरवॉल लगाने का मतलब क्या निकला? प्रिवेंट कोऑपरेट यूज़र फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए नेक्स्ट, फॉर B2B ई कॉमर्स व्हाट इज नेसेसरी। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स के अंदर क्या जरूरी है? वर्ल्ड वाइड वेब, सिक्योर पेमेंट सर्विसेज, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक, और ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। भाई WWW भी चाहिए ना, फिर पेमेंट सर्विसेज भी चाहिए, फिर आपको सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल भेजा, इंडेंट भेजे, वो लीक हो गई, या पेमेंट ट्रांसफर हुआ किसी और के पास चले गए, तो फिर ई कॉमर्स करने का क्या मतलब निकला? नेक्स्ट देखिए, एडिफेक्ट। अब ये भी है आपका किसका? ई कॉमर्स का है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सी मतलब कॉमर्स, और ट्री मतलब ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो एडिफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, एडिफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे दो मशीनें है ना, और वो आपस के अंदर ई कॉमर्स के थ्रू डेटा चेंज करना चाह रही है। अपने जो डेटा है, बिल्स है, इंडेंट है, वाउचर्स है, वो आपस के अंदर चेंज करना चाह रही है, या भेजना चाह रही है डेटा, या रिसीव करना चाह रही। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि हो सकता है ना ए मशीन किसी और लैंग्वेज के अंदर बात करती हो, बी मशीन कुछ और समझती हो, तो कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है कि भाई आपको अगर कॉमर्स का यूज़ करना है, आपको वाणिज्य करनी है ना, आपको अगर व्यापार करना है, तो आपको ये एडिफेक्ट्स के जो रूल्स है वो क्या करने पड़ेंगे? आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। एडिफेक्ट इज ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स ही होता है।
for representing business forms in commerce, for email transaction for e-commerce, for FTP in e-commerce, प्रोटोकॉल यूज इन ई कॉमर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज विद सम लो लेवल लैंग्वेज। तो सी को हम मीडियम लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना, कई बार। इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 90 के अंदर यूज ऑफ फंक्शन एनहेंस लॉजिकल क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम, मेक्स डिबगिंग इजियर, हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट। सारे के सारे आंसर क्या आपके सही है ना, ए, बी और सी। कैरेक्टर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज कैन स्टोर एट अ टाइम, कितना कर सकता है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट जेड इक्वल एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू -10, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी है और आपको सोल्व करनी है। जेड की वैल्यू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ रख ली मैंने एक्स की वैल्यू 5, और क्योंकि एक्स प्लस प्लस है तो पोस्ट इंक्रीमेंटल सबसे लास्ट में करेंगे जब हम उस स्टेटमेंट से बाहर जाएंगे, है ना। माइनस, ये हो गया माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है -10, उसके अंदर और क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो गया -11 स्टार 2 डिवाइड बाय 4, है ना। ए बी की वैल्यू रखी। अब बात आती है कि स्टार और स्लेश की आपको सबसे पहले प्रेसिडेंसी पता होनी चाहिए और एसोसिएटिव पता होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, स्टार और स्लेश प्रेसिडेंसी टेबल के अंदर रो के अंदर एक ही साथ आते हैं, है ना। और एसोसिएटिविटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है अगर ये एक साथ आते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट वाला सोल्व होगा फिर राइट वाला। यहाँ देखिए एक साथ आ गए ना, सबसे पहले लेफ्ट वाला सोल्व होगा फिर राइट वाला। यहाँ जाइए, सबसे पहले लेफ्ट वाला सोल्व होगा फिर आपका राइट वाला सोल्व होगा। तो -11 इंटू 2 -22, -11 इंटू 2 क्या हो गया, -22 डिवाइड बाय 4 क्या हो गया आपके पास -5। इंटीजर इसलिए पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। 5 -5 क्या आ गया 10, आंसर क्या आ गया 10। इसके बाद क्या होगा, जैसे स्टेटमेंट जंप करेगा जेड के ऊपर, आपके इसकी वैल्यू बढ़ के आपके एक्स की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ओके 93 देखिए, इंट एक्स इक्वल टू 2 स्टार 3 प्लस 4 स्टार 4। तो देखिए 2 स्टार 3 क्या हो गया आपके पास 6 और 4 स्टार 4 क्या आपके पास 20। तो आंसर क्या हो गया आपके 26, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 94 के अंदर, इन अ फॉर लूप सी लैंग्वेज इफ द कंडीशन इज मिसिंग देन इनफाइनाइट लूप कैन बी अवॉइडेड बाय। इनफाइनाइट लूप किससे अवॉइड कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू को तो आप यूज़ करना ही मत और फंस जाओगे और लूप के अंदर फंस जाओगे। जैसे मान लीजिए कोई ये फंक्शन दिया हुआ FO, ओके, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का यूज़ कर रहे हो, तो कंटिन्यू क्या करता है, यहाँ पे आपने क्या किया कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे कोई टेस्ट कंडीशन नहीं दी हुई है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू हमेशा क्या करता है, वापस आपको टेस्ट कंडीशन के ऊपर वहाँ पे भेज देता है। टेस्ट कंडीशन है ही नहीं तो फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से लास्ट में आया फिर कंटिन्यू। यहाँ पे आप इस तरीके से लूप में फॉलो करते ही रहोगे। अगर इसकी जगह आप दूसरे का यूज़ करते हो, जैसे गो टू आपने कर दिया गो टू 1 और 1 आपको आउटसाइड लूप लिख दिया, तो फिर ये बाहर आ जाएगा। आपने रिटर्न कर दिया, यहाँ आया आपने रिटर्न कर दिया, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। आपने ब्रेक लगा दिया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो गो टू के अलावा हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका BCD। देखिए टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यू इज ऑफ द ऑर्डर। अगर आप क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो उसके कितना टाइम लगेगा, भाई ये आपकी क्यू है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं DQ। यहाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं NQ। जैसे एलिमेंट आया ऐड हो गया तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। इसका आंसर क्या आएगा, ए आंसर है ना, ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लगता है, चाहे आप NQ ऑपरेशन परफॉर्म करो चाहे आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, NQ के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीनियर सर्च। यहाँ देखिए अगर आप लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप बताइए मेरे को। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे वैसे इनको क्लियर करना चाहिए कि कौन सी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहे हैं या बेस्ट पूछ रहे हैं या एवरेज पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे पूछे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तो वो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1। कैसे होगी, जैसे आपकी ये आपकी क्या है क्यू है या लीनियर लिंक लिस्ट है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम पे आपको मिल गया तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम के अंदर आपको एलिमेंट मिल गया। ठीक है, फिर मान लीजिए बेस्ट केस हो गया,
वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आप एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और नहीं मिला और सबसे लास्ट में मिला, तो आपको देखिए n एलिमेंट्स आपको ट्रावर्स किया आपने, इसलिए इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। और अगर ये बीच में कहीं पे भी मिलती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n+1/2। क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ n। तो ध्यान रखना, लीनियर सर्च के अंदर बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 होती है, उसके बाद चाहे एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी हो चाहे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो, हमेशा क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है। द टेक्स यूज फॉर स्पेसिफाइंग, देखिए पहले मैंने यहाँ तक पूरा वीडियो बना दिया था आपके, और लाइट चली गई है ना, तो ये इतना बड़ा वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है। द टेक्स यू, और इससे क्या समझ में आता है कि यूपीएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई की। द टेक्स यूज फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट्स इन HTML, कौन से टैग का यूज़ किया जाता है आपके, देखिए यहाँ पे B और I, बोल्ड और इटालियन। आंसर क्या हो गया आपका, A करेक्ट आंसर हो गया। HTML uses pre-specific text, user defined text, text only for linking, fixed text defined by language। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो गया इसका, D करेक्ट आंसर हो चुका है। C++ was originally developed by Nicole Weed, Donald Cruz, Bajana Stokes, Ken Thompson। आंसर क्या हो गया, C। A constructor in C++ is called whenever an object is created, declared, an object is used, a class is declared, a class is used। नहीं, देखिए जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है और कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, आपका कॉल हो जाता है या इन्वोक हो जाता है। आंसर क्या हो गया, ए। तो अब हम आ जाते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जहाँ से जो बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम पेपर सोल्व क्यों कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा पार्ट है, पेपर एनालिसिस। कौन सा पार्ट है हमारा, पेपर एनालिसिस वाला पार्ट, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर पेपर एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पेपर एनालिसिस वाला पार्ट है, कितने क्वेश्चन आए किसके अंदर से, तो मैंने ये थोड़ी सी समरी बना रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया है। तो देखोगे आप यहाँ पे रीजनिंग के 14 क्वेश्चन, तो ठीक है, रीजनिंग से मेरा कोई अभी कुछ है नहीं। हाँ, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके 17 क्वेश्चन आए, कंप्यूटर नेटवर्क से आपके जो क्वेश्चन आए 5 आए, OS से 12 क्वेश्चन आए, C++ से 7 क्वेश्चन आए, C से 7 आए, VB से 3 आए, जावा से 3 आए, HTML से 5 आए। यहाँ देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पार्ट से 25 क्वेश्चन आए भाई, 25। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 25, जिसमें से भी देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 100 क्वेश्चन है ना, जिसमें 24 क्वेश्चन तो आपके जीके साइंस रीजनिंग के आ गए। ठीक है, माइनस 24 कर देते, कितने क्वेश्चन बचे आपके अब, 76 बचे ना। ठीक है, जिसके अंदर से भी 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आ गए, और वो भी C++2, VB 3, जावा 4, HTML 5 लैंग्वेज आ गए भाई। हर एक लैंग्वेज से लगभग 5 की एवरेज मान के चले। ठीक है, तो यह -25, मतलब अब 51 क्वेश्चन बचे आपके पास। तो जिसको लैंग्वेज पार्ट नहीं आता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा है, डायरेक्ट ही बाहर हो जाएगा वो इस लाइन से, है ना। तो पैटर्न को पहचानो आप। अब देखिए MS ऑफिस का वेटेज बिल्कुल गिरा दिया, 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अगर यही 2008 की मैं बात करूं तो हमने लिया था ना लास्ट में, MS ऑफिस से कितने क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे। कितने थे, 23 क्वेश्चन। और 2011 के अंदर क्या हो गया, आंकड़ा 6 के ऊपर आ गया। इसीलिए आपको अब लॉजिकल वे के अंदर ज़्यादा तैयारी करनी है ना। अब आप सिर्फ MS ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर आप वो नहीं रह सकते निर्भर, है ना। ठीक है, और कंप्यूटर फंडामेंटल के चलो इस बार भी 17 क्वेश्चन पूछे हैं। पिछली बार कितने पूछे थे आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, आपके 4 क्वेश्चन पूछे थे, अगर मैं अलग से कर दूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और MS ऑफिस से 6, नंबर सिस्टम से 2 पूछे गए हैं आपके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 3, ई-कॉमर्स से 2, DSA से 2 और ID से 2 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो ये देखिए मैंने कैटेगराइज इसलिए करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज पार्ट से कितने आ रहे हैं, नॉन लैंग्वेज पार्ट से कितने आ रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ बताने के लिए मैं डिटेल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट आपने ज्वाइन कर लिए, पर ये डिटेल एनालिसिस ज़रूरी है कि आप जो टॉपिक इसके अंदर बार बार पूछे, ID पूछा जा रहा है, COM पूछा जा रहा है, MDI पूछा जा रहा है, DLL पूछा जा रहा है, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो बोलिए आपको पढ़ा ही है। ई-कॉमर्स के अंदर जैसे एड इफेक्ट करके पूछा जा रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो एनालिसिस है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, ओके ठीक है, ये पूरा आपका डिटेल एनालिसिस है। तो देखिए एक चीज़ और, अगर आपको तैयारी करनी है तो सही दिशा के अंदर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर तैयारी हो, अच्छी तैयारी हो, तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर। मेरा नाम है राजेश बड़ारिया, मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ। और सूचना सहायक 2023 की तैयारी के लिए अगर आपको लगता है कि सही में आपको जॉब लगनी है, देखिए सभी जने ये चाहते हैं जॉब लगनी है, तो मेरा इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि भाई जीतना ज़रूरी है, कैसे भी करके हमें जीतना है। और हम बिल्कुल प्लानिंग से करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर करेंगे। और मेरा काम है आपको चीज़ों को याद कराना, थोड़ा लॉजिकल वे के अंदर याद कराना, क्योंकि पढ़ते बहुत सारी चीज़ें और हम भूल जाते हैं। ठीक है, पढ़ा सभी जने पढ़ाते हैं, पर मेरा काम मैं आपका क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को याद कराऊँगा। तो फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको जितना हो सके जितना शेयर कीजिए। थैंक यू।